चलिए, तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन की इकाई है या छत्तीसगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिट है, उसके आधार पर हम चल रहे हैं और उसके आधार पर आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है छत्तीसगढ़ का जिला प्रदर्शन या फिर डिस्ट्रिक्ट टूर के नाम से जाना जाता है ये टॉपिक, ठीक है? अब ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक स्थिति है, ठीक है? पहले तो एक बात समझिएगा कि जब हम जिला परिदर्शन या डिस्ट्रिक्ट टूर की बात करते हैं, ठीक है? तो इसे समझा कैसे जाए, मतलब क्या क्या हमको पढ़ना होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ को जब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी संरचना के आधार पर और साथ ही साथ जो है प्रशासनिक स्थिति के अनुसार, यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो उसका स्ट्रक्चर है उसके आधार पर हम जब पढ़ेंगे, तो उसके आधार पर जब हम पढ़ेंगे तो हमें जानकारी है कि सबसे बड़ी जो इकाई होती है राज्य की, है ना, प्रशासन के आधार पर। ध्यान रखिएगा, पहले हम इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअली हमको क्या क्या पढ़ना है, देन फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जिला परिदर्शन में आपका सबसे पहला टॉपिक होगा, वो होगा प्रशासनिक स्थिति। एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है आपका भौगोलिक स्थिति, तीसरा है आपका आर्थिक स्थिति, और अंतिम में हम देखेंगे पर्यटन, ठीक है? तो ये जो भौगोलिक स्थिति है इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल पोजीशन, एक टूरिस्ट स्थिति या लोकेशन की बात करेंगे कि टूर लोकेशन हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, ये चार जो प्रमुख बिंदु है, इसी के आधार पर हम जिले को जज करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ को समझने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा एक आधार है, ठीक है? अब इस आधार में जो है हमारे सामने अगर प्रशासनिक स्थिति आती है, याद रखिएगा, तो एक्चुअल में आपको क्या जानना होगा इसमें, आपको जानना है ये है कि जहां पर प्रशासन हमारा होगा, तो हमें जानकारी है कि राज्य का जो प्रशासन है या राज्य जो हमारा स्टेट यूनिट है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ी जो प्रशासन की इकाई होती है, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पावर होता है, वो राज्य के पास होता है, ठीक है? इसमें मैंने आपको बताया था और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया इस पे, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव पावर सबसे बड़ा कौन होता है हमारे यहाँ, एक स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर कौन होता है, ठीक है? तो गवर्नर जो है एक स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर होता है, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव पावर कौन होता है? देखिए, एक्चुअल शब्द जब आता है और जब केवल एग्जीक्यूटिव शब्द आता है, यानी इसको बोलते हैं कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका चीफ मिनिस्टर जो है, मुख्यमंत्री, ये होता है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कुछ थोड़े बहुत भी चेंजेस आते हैं तो इंसान चेंज हो रहा है यहाँ पर। ये बात ध्यान रखना है कि हम इसको ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कि हर एक छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, तो ये हमारे फैक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? अब इसी में देखिएगा, अगर हम लोग बोले कि कार्यपालिका तो हमने समझ लिया, लेकिन राज्य का जो सबसे बड़ा प्रशासन होता है या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका मुखिया कौन होता है? प्रशासन का मुखिया मुख्य सचिव, ठीक है? जो चीफ सेक्रेटरी होता है हमारा, ये सबसे बड़ा नौकरशाही पद या फिर ब्यूरोक्रेसी होता है, याद रखिएगा, ठीक है? तो ब्यूरोक्रेसी में सबसे अपर लेयर का जो बॉडी होता है हमारा, अपर लेयर का बॉडी जो होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पावर में सबसे अपर लेयर बॉडी होता है, उसमें उससे बड़ा पद नहीं होता, याद रखिएगा, यानी उससे बड़ा पोस्ट नहीं है। हमारे पूरे राज्य में सबसे बड़ा जो पोस्ट होगा, उससे बड़ा पोस्ट नहीं होगा, जिसे बोलेंगे हम लोग मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी, ठीक है? तो ये जितने भी सेक्रेटरी होंगे, जितने डिपार्टमेंट होंगे, उन सेक्रेटरी का बाप होता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रशासन में वही प्रशासन को संभालता है, ठीक है? राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख,
यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में सबसे बड़ा गवर्नर होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में गवर्नर होता है, लेकिन मुख्यमंत्री कहां कहां पर होता है? मुख्यमंत्री होता है वास्तविक रूप से, ठीक है, यानी सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती हैं और यूज भी करता है वो, लेकिन वो शक्तियां किसके पास होती है? एक्चुअल में गवर्नर के पास होती है, ठीक है। और वही बात ध्यान रखिएगा कि जब हम कार्यपालिका के बाद अगर हम बात करते हैं कि राज्यपाल को सपोर्ट करने के लिए कौन होता है, तो राज्यपाल को हमेशा सपोर्ट करने के लिए कैबिनेट होता है, ठीक है। कैबिनेट जो है ये राज्यपाल को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, ना कि मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यानी आप एक बात समझिएगा कि जब आपके राज्यपाल का गठन किया गया, राज्यपाल को बनाया गया, और राज्यपाल को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट जो है उसको नॉमिनेट करते हैं, याद रखिएगा, इलेक्शन नहीं होता इसमें, है ना, नॉमिनेट करते हैं। तो नॉमिनेट करते हैं और ये नॉमिनेशन जो होता है ये केंद्र सरकार के सपोर्ट से होता है, यानी केंद्र सरकार कुछ लिस्ट लाके देगी, हालांकि चुन तो ऐसे ही पहले जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट जो है जब उसको चुन लेते हैं तो उनकी नियुक्ति हो गई, ठीक है। अब जब नियुक्ति हुई है तो उनके सपोर्ट के लिए कैबिनेट आ गया, एक पूरा का पूरा ग्रुप आ गया, ठीक है। अब वो ग्रुप का जो मुखिया होगा वो होगा मुख्यमंत्री, ठीक है। अब वो जो मुख्यमंत्री होगा एक्चुअल में ये कौन है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों को जोड़ने का काम करेगा, यानी दो यूनिट को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री को रखा जाता है, ठीक है। एक तरफ कैबिनेट है और एक तरफ जो है गवर्नर है, और गवर्नर के बीच में, इन दोनों के बीच में एक तरीके से पुल का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर करता है, ठीक है। तो अब राज्य के बारे में आप तो थोड़ा बेसिक समझ गए होंगे, प्रशासन कैसा चल रहा है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक्चुअल में इसके बाद है संभाग, डिवीजन, ठीक है। और डिवीजन में हमारे यहाँ 5 डिवीजन है, और इसके बाद याद रखिएगा जिला, हमारे यहाँ 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट है, और जिले के नीचे आता है आपका अनुविभाग, सब डिवीजन, इसकी संख्या कितनी है? 117, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका तहसील, कितना है? 251, ठीक है, 251। ये बेसिक है, अगर आपको ये याद नहीं है अभी तो अभी आप करंट अफेयर से बहुत दूर है, याद रखिएगा, एकदम बेसिक बात है ये, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसी के आधार पर चीजों को पढ़ने वाले हैं, यानी प्रशासनिक आधार पर हम इन्हीं चीजों को देखने वाले हैं। यानी जब हम किसी जिले की बात करेंगे तो हम उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत या जिले के अंतर्गत जो है हम डेवलपमेंट ब्लॉक, विकास खंड, तहसील, लोकसभा, इसके अलावा विधानसभा सीट और डिस्ट्रिक्ट के फैक्ट, यहां पर हम कवर करेंगे आपकी प्रशासनिक स्थिति में, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ब्लॉक पढ़ेंगे, तहसील पढ़ेंगे, आपका पार्लियामेंट के बारे में, सांसद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप सरगुजा को पढ़ेंगे तो लोकसभा सीट आपको जानना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने लोकसभा सीट है वहां पर, या फिर पूछा जाएगा कि कौन सा लोकसभा सीट जो है एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो आपको यहां पर बात याद रखनी होगी कि पार्लियामेंट, फिर लेजिस्लेटिव या असेंबली के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जिला के फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर जो है हमें क्या क्या जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जो सरगुजा है इसका जिला कोड क्या है, ये प्रशासन में आता है, ठीक है। सरगुजा का जिला कोड, मैं पिन कोड नहीं पूछ रहा, जिला कोड, है ना। जैसे हमारे बिलासपुर का जिला कोड क्या है? CG10, ठीक है, गाड़ियों में छपा मिल जाता है, वो जिला कोड ही है, ठीक है। तो उसी प्रकार समझिएगा सभी जिलों का जिला कोड भी जानना होगा इससे, ठीक है। तो ये बेसिक है, याद रखिएगा। आपके जो 12th पास आप जितने भी एग्जाम देंगे वो इस लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पर उसका फिर थोड़ा सा अलग पावर आ जाता है, अलग तरीके का लेयर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रशासन स्थिति में क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, याद रखिएगा, तो हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के में, ठीक है। यानी कि हमको यहां पर जानना होगा कि जो जिला है इसका इतिहास क्या रहा है, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा इसका, ठीक है। जिले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे सरगुजा के बारे में, तो सरगुजा कब बना, कैसे बना, उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो पहला चीज होगा हमारा उसका इतिहास, भौगोलिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम जो है उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो देखेंगे थोड़ा सा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सरगुजा रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया, यानी जो इंडियन यूनियन है उसमें सरगुजा रियासत जो था, प्रिंसली स्टेट जो था, सरगुजा प्रिंसली स्टेट, इसको कब शामिल किया गया,
ठीक है, तो एक्चुअल डेट आपको याद करना पड़ेगा, प्लस किसने साइन किया था। जब मत पत्र जो होता है, विलय पत्र जो होता है, जब ट्रीटी साइन होता है हमारा, तो उसमें साइन होता है, तो पूछा गया था किसने साइन किया था। ठीक है, और यह भी पूछा गया है कि वहां पर कौन सी जो रियासत है, ठीक है, सरगुजा जैसे रियासत है, तो वहां जो राजा है वो कौन से वंश के हैं। ठीक है, तो 14 रियासतों के सभी के वंश भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सरगुजा में रहते हैं रक्सेल वंश के शासक, ठीक है, रक्सेल वंश, तो ध्यान रखिएगा सभी के वंश आपको जानना पड़ेगा। देखिए नौकरी आसान नहीं है, ये बात ध्यान समझिएगा, आपको बहुत कुछ जानना है, और जानने के लिए आपको बस एक एक सीढ़ी चलते जाना है। ठीक है, तो जो आपको बताया जा रहा है वो मेमोराइज होना चाहिए आपके पास, जहां पर समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो समझिएगा कि हमको भौगोलिक स्थिति के अनुसार पहला जाना है उस पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। ठीक है, उसके बाद जाना है हमको कि उसकी संरचना कैसी, स्ट्रक्चर कैसा है वहां का, जैसे कि वहां पर कोयला ज्यादा मिलता है या फिर बॉक्साइट ज्यादा मिलता है। ठीक है, मिनरल्स टाइप क्या होगा वहां पर, तो ये हमको जानना है। तो याद रखिएगा हमारे पास होना चाहिए वहां की भौगोलिक संरचना। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो है आपके नदी और अन्य क्षेत्र, कौन कौन से मेन रिवर है यहां पर, उनके बारे में है। और इसके अलावा जो है भौगोलिक संरचना में आप पढ़ेंगे अंतिम बिंदु पे यहां के जनजाति आपको याद करना पड़ेगा, ट्राइबल्स कौन कौन रहते हैं, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, जिससे अब देखिए एक साथ जो है ना बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आएंगे, और जब आप उसको ऐसे पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में रहेगा कि काले पक्षी का शिकार करने वाली जो जनजाति है, जो केवल ब्लैक बर्ड का शिकार करती है, हंटिंग होता है इससे। ठीक है, तो जब ब्लैक बर्ड का शिकार करती है, ऐसी कौन सी जनजाति से केवल ब्लैक बर्ड, और ब्लैक बर्ड में क्या दिखता है आपको, एक्चुअल ब्लैक बर्ड क्या है, तो एक ही है, कंवा। तो कंवे को खाने वाली जनजाति पूछा जाएगा तो क्या करेंगे फिर। ठीक है, तो पारधी जनजाति आपको मिलेगी, पारधी जो ट्राइबल्स होते हैं वो ब्लैक बर्ड का शिकार करते हैं केवल। ठीक है, उसी प्रकार गड्ढा खोदने वाली जनजाति यहां पाई जाती है। उसी प्रकार जो आप पान खाते हैं, है ना, तो पान खाते हैं तो उसमें कत्था लगता है, तो कत्था उसमें कौन निकालती है, खैरवार जनजाति, तो खैरवार जनजाति आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जनजाति यहां पर ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जनजाति यहां पर रहती है। ठीक है, तो हम 3-4 बिंदुओं पर इस पर फोकस करेंगे। अब आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो हम एक बेसिक देखेंगे यहां पर इकोनॉमिकल पोजीशन में क्या स्थिति है। तो हमारे पास होना चाहिए कि यहां पर आईडीसी कौन कौन सी है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज। ठीक है, एक आईडीसी याद रखना है, इसके अंदर आईडीसी कौन कौन सी है। दूसरा, अभी आपके आईडीसी से क्वेश्चन पूछा गया था, आपने देखा होगा जो आबकारी आरक्षक का पोस्ट आया था उसमें पूछा गया था कि आपका मेगा फूड पार्क कहां पर है, एक मिलान के लिए पूछा गया था क्वेश्चन, बन गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से आपका बना होगा, ये हमने जस्ट अभी कुछ समय पहले पढ़ा था ये। ठीक है, तो समझ के देखिए कि जो आप पढ़ेंगे वो आएगा एग्जाम में, बस शर्त ये है कि आपको एम टाइप पर एग्जाम में याद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं और हम मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में बैठकर आप उसमें गंदगी कर देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। कि अगर मेगा फूड पार्क पूछा तो धमतरी ऑप्शन में था वहां पर, ठीक है, तो बागोद में है, तो जनरली आपको देख के क्वेश्चन याद आना चाहिए कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो तब जब आप ये चीजें पढ़े हुए होंगे और आपके सामने वो एग्जाम में आएगा, तो अगर आप तब नहीं बना पाते हैं तो फिर आप इससे बड़ा फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कैसे सोच पाएंगे कि ये जॉब आए। ठीक है, इसलिए समझिएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर आपको समझ आएगा हम दोबारा डिस्कस करेंगे, बट आपसे बनना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अंत में हम बात करेंगे पर्यटन क्षेत्र की और उससे जुड़े हुए फैक्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास टूरिस्ट प्लेस होंगे, लोकेशन होंगे, जैसे मेन पार्ट हो गया, उसके बारे में क्या, रामगढ़ की पहाड़ी हो गई, उसके बारे में क्या। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज याद रखिएगा जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो टेंपल, ठीक है, मंदिरों के बारे में। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि कहां कहां पर कौन कौन से टेंपल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा बिलद्वार गुफा, केव, ठीक है, तो एक्चुअल में वो केव कहां पर है, जैसे जोगी मारा गुफा। ठीक है, तो बेसिक ये समझिए कि जितने गुफाएं, कम से कम 20-25 तो गुफा याद करना पड़ेगा, 20-25 मंदिरों का नाम याद करना पड़ेगा, और फिर आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ जो है ना, ये थोड़ा सा आपको पता होगा बैकवर्ड है। ठीक है, बाकी स्टेट की तुलना में, कंपेयर में हम बैकवर्ड चल रहे हैं, तो बैकवर्ड चले तो हमारा फोकस क्यों किधर है, तो हमारी सरकार भी चाहती है कि हम मंदिरों की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान दिखाए, मतलब हमारा जो एक इकोनॉमिकल जो डेवलप है वो मंदिर की तरफ ज्यादा है। ये देखिए, आप ये बात तो समझते होंगे कि मंदिरों से भी पैसा बहुत बनता है, मंदिर का स्थिति भी आप जानते होंगे, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अमीर क्या है, मंदिर है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अमीर है, इंसानों से ज्यादा अमीर जो है ना हमारे यहाँ मंदिर होते हैं। ठीक है, तमिलनाडु का मदुरई मंदिर चली जाइए आप, ठीक है, तो आपको इससे ज्यादा अमीर कोई मंदिर नहीं मिलेगा। तो मंदिर के जो ट्रस्टी है या फिर वहां जो फंड है वो इतना ज्यादा है कि आपके आरबीआई के पास जो गोल्ड रखा गया उसका 50% उसके पास होता है।
ठीक है, तो इसका मतलब समझिए कि हमको जानना होगा कि राज्य सरकार या हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी फोकस करती है कि मंदिर को कैसे डेवलप किया जाए। तो हमने इससे पहले भूपेश सरकार आई थी, उसने रामगवन मार्ग को डेवलप करने का प्रयास किया। ठीक है, अभी जो आपकी सरकार है, विष्णुदेव साय सरकार है, ये माताओं के डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। माताओं का मतलब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 6 ऐसी माताएं हैं जो कि पहाड़ों पर बसती हैं। ठीक है, अब उनके क्षेत्र को पूरा डेवलप किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुदरगढ़ी, ठीक है, तो कुदरगढ़ी माता जो है सूरजपुर में, आपके डोंगरगढ़ में, है ना, उसके बाद आपके जितने भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो 6 ऐसे पूरे, दंतेश्वरी माता हो गई। ठीक है, तो आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ में 6 जो माताएं हैं उनके संबंध में योजना चलाई जा रही है, और वो योजना है आपका कि माताओं के क्षेत्र में, यानी कि उन मंदिरों के क्षेत्र में जो है कॉरिडोर बनाने की। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्पल कॉरिडोर स्कीम। ठीक है, तो उसके संबंध में आपको देखना होगा कि अगर हम इस क्षेत्र में कोई कॉरिडोर है उसको याद करना है। ठीक है, तो ये समझिए कि आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है, एक बार में एक डिस्ट्रिक्ट पर ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा, हम यहां पर बेसिक तो समझ गए हैं कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, अब इसके आधार पर समझिएगा कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे सरगुजा जिले के बारे में। ठीक है, हमारा फोकस होगा। अब इसको क्यों पढ़ना है सबसे पहले स्टार्ट पे, तो मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको कि सरगुजा जिले के बारे में आप ये समझिएगा, जब भी आप कोई डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि जिस संभाग से सारे जिले बने हैं, ठीक है, हम उसको पहले फोकस करेंगे, क्योंकि इससे आपको बाकी चीजें आपके पास आराम समझ में आएगी। अब इसको कारण देखिएगा, इसका कारण है कि जब भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे, सरगुजा जिले के बारे में, तो जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ठीक है, ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट अपने आप में आप ये कह सकते हैं कि इसका इतिहास कुछ अलग ही रहा है। ठीक है, तो पहले इसके ऐतिहासिक परिकल्पनाओं के बारे में बात करते हैं। समझिएगा कि ये जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इसका, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम इसके बारे में बात करें तो पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1905 से। ठीक है, 1905, और 1905 में आपको पता होगा कि ये पहले जो है रांची प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। ये जो सरगुजा रियासत है, ठीक है, अभी जिला बन चुका है। ठीक है, तो 1905 में ये 1905 से पहले रांची प्रांत या रांची प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जो कि किस में आता था, बंगाल प्रांत से गवर्न होता था ये। ठीक है, जो बंगाल का प्रेसिडेंसी था, याद रखिएगा, या बंगाल प्रोविंस था, उससे गवर्न होता था आपका सरगुजा रियासत। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूं, सरगुजा रियासत की जो इतिहास है, वो इतिहास में अगर आप उसको सबसे पहले देखेंगे तो यहां पर ये क्षेत्र जो है ना, अगर वर्तमान में कंपेयर करें तो झारखंड का हिस्सा हुआ करता था। पहले ये झारखंड का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और यहां के शासक, यहां का जो वंश था उसे बोलते हैं रक्सेल वंश। ठीक है, यहां का जो वंश है, ठीक है, आपको ये हिराकी भी याद रखनी है इनकी। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा इनका जो वंश है वो रक्सेल है। ठीक है, रक्सेल, और याद रखिएगा इनके संबंध में सरगुजा रियासत की जो सबसे पहले, देखिए अभी आपको पता होगा यहां पर शासक के तौर पर कौन जाने जाते हैं, मतलब यहां पर राजा अगर कह लें कि अभी भी राजा जैसे यहां पर होते हैं तो टीएस सिंहदेव, है ना, टीएस सिंहदेव का नाम आपने सुना होगा। तो टीएस सिंहदेव अपने वंश के 225वें क्रम के राजा हैं। ठीक है, टीएस सिंहदेव जो है अपने क्रम से 225वें क्रम के राजा हैं, और उस क्रम में जो है आपको ये सुनने को मिलेगा कि आज वर्तमान में इतने सारे राजा यहां पर हो चुके थे। तो एक्चुअल में ये कहां के राजा थे, पलामू के। पलामू आपने नाम सुना होगा, झारखंड क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो पलामू क्षेत्र से ये कटकर कहां आ गए, सरगुजा क्षेत्र में आ गए। ठीक है, तो इनका इतिहास ये दर्शाता है कि पहले की जो स्थिति थी इनकी राजाओं की, उन राजाओं में प्रिंसली स्टेट ये थे। ठीक है, अब प्रिंसली स्टेट के अकॉर्डिंग जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो है रांची प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना उसके बाद से, 1905 के बाद से। ठीक है, और ये 1905 क्यों ऐसा हुआ था, तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है। एक्चुअल में बंगाल को जब सेपरेट किया जा रहा था, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, बंगाल को जब विभाजित किया, लॉर्ड कर्जन ने अलग किया था, उसके साथ जो है ये बात आई कि 1905 में जो कुछ ट्रांजिट हुआ, ठीक है, ट्रांसफर हुआ, जैसे हमारे साथ से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के एरिया से क्या हुआ था,
संबलपुर चला गया था बंगाल के पास, ठीक है। और बंगाल के पास से जो है, जो भी संबलपुर उसके पास गया, और हमारे पास क्या क्या आया, तो हमारे पास इस समय आया था, आपको पता होगा, चांग बखार, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर। ये 5 नाम याद रखिएगा, ये 1905 में हमारे पास आया है, और तब जाकर छत्तीसगढ़ का मैप बना है। यानी छत्तीसगढ़ का जो मैप बना है वो 1905 में बना है, ठीक है। अब इसके साथ आपको यह पता होगा कि सरगुजा संभाग क्यों नाम दिया गया इसको। 2008 में जब सरगुजा संभाग बना, डिवीजन बना, तो उस डिवीजन का नाम सरगुजा ही क्यों रखा गया, इसमें चांबखार, कोरिया, उदयपुर या जसपुर क्यों नहीं रखा गया। एक क्वेश्चन बनता है ऐसा कि संभाग में आप 2008 में देखते हैं कि 2008 में जो है एक डिवीजन बना जिसका नाम था सरगुजा, तो सरगुजा, इन 5 जिलों के लिए सरगुजा क्यों बनाया गया। कोई और नाम रखते, इनमें से कोई और नाम रख सकते थे, सरगुजा ही क्यों रखा गया। तो इसका कारण है, याद रखिएगा, 2 कारण। पहला, एक एरिया वाइज भी सबसे बड़ा था सरगुजा, इन पूरे संभागों में सबसे बड़ा जो संभाग था, जिला था या रियासत था, वो सरगुजा था, याद रखिएगा। और दूसरा, सबसे ज्यादा जो है डोमिनिक, एक कहना चाहिए कि अपना दबदबा, ठीक है, तो एक डोमिनेटिंग जो नेचर था वो सरगुजा का था, ठीक है। तो इसने इतना पावर यूज किया था कि अपने आप को संभाग का मुख्यालय बना डाला, ठीक है। और आपको इससे बता दूं, यहां पर एक शासक हुआ करते थे, अंबिका चरण सिंहदेव, इन्होंने ही अंबिकापुर बनाया या अंबिकापुर नाम दिया है, ध्यान रखिएगा, अंबिका चरण सिंहदेव, ठीक है, जिन्होंने मुख्यालय का नाम क्या बनवा दिया, अंबिकापुर, ठीक है। और ये जो अंबिका शब्द जो आया हुआ है, याद रखिएगा, अंबिका चरण सिंहदेव के कारण आया हुआ है, ठीक है। तो सरगुजा का जो मुख्यालय बना वो क्या बन गया, मुख्यालय अंबिकापुर, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके साथ एक बात और याद रखिएगा कि ये जो रक्सेल वंश है, इसने 15 सितंबर 1947 को, ठीक है, 15 सितंबर 1947 को जो है रामानुज शरण सिंहदेव के द्वारा जो है साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से दोहरा रहा हूं, देखिएगा, 15 सितंबर 1947 को, 1947 को जो है रामानुज शरण सिंहदेव, ठीक है, रामानुज शरण सिंहदेव एक नाम है जो यहाँ के राय साहब थे, याद रखिएगा, इनको राय साहब कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था विलय पत्र में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जो विलय पत्र में साइन हुआ था, ठीक है, उस ट्रीटी में इन्होंने साइन किया कि अब हम रियासत नहीं रखेंगे, हम भारत के साथ एक सहयोग करेंगे, अब अपना सारा प्रॉपर्टी जो है जैसा भी मेंटेन करना है, लेकिन हम अब राजा जैसे जो पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर सहयोग करेंगे, ठीक है, हम किसी प्रकार का रियासत या राजतंत्र नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, रामानुज शरण सिंहदेव ने साइन किया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, रामानुज शरण सिंहदेव। अब देखिए तो 1905 के बाद जो है छत्तीसगढ़ को मिला क्या, सरगुजा रियासत, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा कि 1948 में जैसे ये साइन हुआ, 1947 में, ठीक है, साइन होने के बाद 1948 में जो है सरगुजा को जिला बनाया गया। तो इसका गठन कब किया गया है, ये आपको, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 1948 में, ठीक है, सरगुजा जिला बना, याद रखिएगा, सरगुजा जिला बना, और इसके अंतर्गत 3 रियासतों को शामिल किया गया, कोरिया भी इसी के अंदर था पहले, चांग बखार था इसी के अंदर, और सरगुजा को मिला करके, इन तीनों को मिला करके याद रखिएगा सरगुजा जिला बना दिया गया, ठीक है। तो सरगुजा जिला 3 रियासतों से, 3 प्रिंसली स्टेट से मिलकर बना हुआ है, याद रखिएगा, कोरिया, चांग बखार और सरगुजा से, ठीक है। तो सरगुजा जिला जो है आपका 3 अलग अलग रियासतों से मिलकर बना है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि जब हम इस जिले की बात करते हैं तो जिला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जिला जो है ना, अपने आप में अधिकांश चीजों को ऊपर से लेकर आया हुआ है, ठीक है। मतलब इसके बारे में अगर हम बात करें, याद रखिएगा, तो सरगुजा की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं, सरगुजा की ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अलग अलग चीजों से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां तक बातें समझ में आ गई, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, इससे आगे चलें, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद देखिएगा, इसका जो नामकरण हुआ है, गठन हो गया सरगुजा, है ना, नामकरण हुआ है, तो इसका नामकरण जो है ना, एक्चुअल में इसके नेमिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका नाम पहले था स्वर्गजा, स्वर्गजा, ठीक है। उसके बाद
स्वरगुंजा, उसके बाद डिंडोरी, और उसके बाद सरगुजा। ये 4 नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्गजा, स्वरगुंजा, डिंडोरी और सरगुजा। ठीक है। तो ये बात समझिएगा कि स्वर्गजा नाम किसने दिया इसको। स्वर्गजा जो शब्द है वो किसने दिया था? कालिदास ने। कालिदास को हमारे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना। और इसके संबंध में याद रखिएगा, उन्होंने एक रचना की थी, आपको पता होगा, सभी ने ये सुना होगा, मेघदूतम के बारे में। मेघदूतम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक शब्द है मेघदूतम, इन्होंने रचना की थी। और ये रचना कहां पर की गई है? जोर से बताइए, जल्दी से, क्या बोल रहे हैं? हम पढ़ चुके हैं, कभी तो सुने होंगे हम लोग इसको। आप लोग भी नहीं सुने कभी? मेघदूतम की रचना याद रखिएगा सरगुजा में की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप समझिए, एक्चुअल में ये घटना है, मैं छोटी सी घटना के बारे में बताता हूं। तो देखिए, गुप्त काल के बारे में आपको पता होगा, आपको गुप्त डायनेस्टी के टाइम की बात है, 4वीं सदी की बात है ये। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि जो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनकी पुत्री का विवाह हुआ था वाकाटक नरेश से, वाकाटक के शासक से उसका विवाह हो गया था, है ना। तो जब उसका विवाह हुआ तो विवाह के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, वाकाटक नरेश की मृत्यु हो गई, उसका पुत्र हुआ था। ठीक है, अब पुत्र तो हुआ, तो उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए ना, यहाँ पर चंद्रादित्य विक्रमादित्य ने क्या किया, अपने एक शिक्षक को भेजा, यानी एक तरीके से कालिदास को भेजा। तो कालिदास जब गए थे, देखिए आप, अगर आप ध्यान देंगे तो एक्चुअल में उस समय गुप्त वंश कहाँ था? तो पाटलिपुत्र पटना वाले साइड पे था, और पटना मतलब बिहार का एक एरिया हो गया। वाकाटक की बात करेंगे तो वाकाटक का जो है महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वो वाकाटक का एरिया है। तो जाना पड़ेगा तो छत्तीसगढ़ से होकर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से होकर जाना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, सरगुजा से गुजरे। वो सरगुजा से जब गुजर रहे तो रामगढ़ की पहाड़ी, आपने सुना होगा कि रामगढ़ की पहाड़ी के पास जो है ना वो रुके कुछ समय, और रुकने के बाद जो है वहां रामगढ़ की पहाड़ी पर जो है बैठ करके मेघदूतम की रचना की। मेघदूत का मतलब होता है बादलों के ऊपर आसमान या स्वर्ग। ठीक है, तो रामगढ़ की पहाड़ी जो है उसकी हाइट इतनी है कि उसके नीचे बादल हुआ करते हैं। ठीक है, जो बादल होते हैं, क्लाउड जो होता है वो उसके नीचे होता है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, वहां रुक कर और इस पूरी रचना को लिखा, इसका नाम रखा मेघदूतम। ठीक है, और तब नाम दिया, ये स्वर्ग जैसा है या स्वर्ग का रास्ता है, सरगुजा। ठीक है, तब जाकर इसका नाम पड़ा है, याद रखिएगा, कालिदास ने यह नाम दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कालिदास के संबंध में। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं, और आपको बता दूं, जब तक अगर आप रचना याद नहीं करेंगे तो आपका पेपर नहीं निकले वाला। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा इस बार भी एक रचना पूछा गया था, याद आ रहा है आप लोगों को? महाभारत से पूछा गया था, है ना, इंडिका पूछा गया, मेगास्थनीज का इंडिका पूछा गया था। तो ये क्यों है? ये तब है जब आपके पास पूरा नॉलेज होगा। ठीक है, और अगर आपके पास 100% नॉलेज है तो आप हर पेपर के लिए तैयार हैं, याद रखिएगा, वरना फिर आप तुक्का लगाते रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो भी बेसिक फैक्ट आ रहे हैं उसको जोड़ते चले जाइए अपने दिमाग पर कि कालिदास की रचना, ठीक है, इन्होंने रघुवंशम की रचना की है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम की रचना की है। तो कालिदास की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा कालिदास का मेघदूतम। ठीक है, तो नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है सरगुजा के बारे में देखेंगे, तो सरगुजा के आसपास ये था इसका ऐतिहासिक वर्णन, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा कि सरगुजा कहां से आया, कैसे आया, बना। ठीक है, तो ये सरगुजा के बारे में उसका इतिहास याद रखिएगा। और सिंहदेव फैमिली यहां रहती है। ठीक है, सिंहदेव फैमिली आपको ध्यान रखना है, जो कि कौन से वंश से है? रक्सेल वंश। ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछा गया, अभी 14 रियासतों के सभी वंशों को याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि जिस वंश के भी है रटा हुआ होना चाहिए आपके दिमाग। देखिए धीरे धीरे पॉइंट करेंगे ना तो यकीन कीजिए 14 जो लग रहा है अभी बहुत भारी, कि 14 रियासत के वंश याद रखना है, बहुत बड़ी बात है। यकीन कीजिए आने वाले 1 महीने के अंदर आपको लगेगा 14 चीज बहुत आसान है, अरे इसका ये है, उसका वो है। ठीक है, वो तब होता है जब बार बार प्रैक्टिस में आप उसको सुनते रहते हैं, बार बार प्रैक्टिस होगा, आप आराम से उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, बात करते हैं प्रशासनिक स्थिति की। ठीक है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, याद रखिएगा कि कौन कौन से यूनिट से चलता है, ये प्रशासन कैसे चलता है। ठीक है, प्रशासनिक स्थिति और एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो हम फोकस करेंगे किस पर? तो सबसे पहले फोकस करेंगे कि हम यहाँ पर देखते हैं कितनी पॉपुलेशन यहाँ की। ठीक है, यहाँ पर जो अर्बन एरिया है वो कितना है। ठीक है, तो बेसिक थोड़ी सी बातों का ध्यान रखिएगा कि इसकी, अच्छा मैप पे हम लोग आएंगे, थोड़ा सा मैप भी समझाऊंगा मैं आपको। इससे पहले ये समझिए
इसकी प्रशासनिक स्थिति के अंतर्गत जो है यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है याद रखिएगा वो है 10 से 12 लाख की। ठीक है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 10 से 12 लाख की जनसंख्या है, मोटा मोटी जनसंख्या। और आपको बता दूं कि ये जनसंख्या जो है ना 2011 के बाद से वाली है। ठीक है, अभी की जनसंख्या होगी तो 16 लाख के आसपास होगी, ये बात मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है 2011 के बाद से अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, तो ऐसे आधार पर जो है हम केवल तुक्का लगाते हैं या फिर गवर्नमेंट उसको क्या करती है, कंपेयर करती है। तो कंपेयर में क्या होता है, जैसे अभी आपसे पूछा जाता है 10 की जनसंख्या वृद्धि, यानी एक डेकेन में कितना पॉपुलेशन डेवलप हो गया है, उसका जो रेशियो होता है वो निकाला जाता है। अभी क्वेश्चन में पूछा गया था 10 की संख्या वृद्धि कितनी होती है हमारी, आप नोटिस करेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं, याद रखिएगा कि सेंसस एक बार अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। जनगणना अगर आपने एक बार अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपके बहुत सारे पेपर छूटने वाले हैं। ठीक है, तो सेंसस भी अच्छा याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। ठीक है, तो हमारा जो सेक्स रेशियो वो कितना है यहाँ का, वो ध्यान रखना है 972। ठीक है, सेक्स रेशियो जो है 1000, याद रखिएगा 1000 जो मेल है उसमें फीमेल का जो नंबर होगा वो हमारा सेक्स रेशियो कहलाता है। ठीक है, ये सभी जानते हैं सेक्स रेशियो कैसे निकाला जाता है या क्या होता है ना। तो सेक्स रेशियो जो होता है वो हमारा 1000 जो भी मेल होगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, मेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्स रेशियो कैसे निकालेंगे, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। और ये हमारे देश की, इवन आप पूरे विश्व के ये सिस्टम को समझ सकते हैं एक्चुअल में सेक्स रेशियो क्यों निकाला जाता है। तो ये है एक तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, संस्कृति कल्चर है, वो दो लोगों के साथ रहने की है। ठीक है, और ऐसे आधार पर जो है हम देखते हैं कि हमारा जो कल्चर पॉपुलेशन है, कल्चर सिस्टम है, उस सिस्टम में जो है एक पुरुष के लिए एक महिला का विवाह तैयार है कि नहीं है। मतलब हम इस बात को देखते हैं कि हमारा जो समाज है, क्योंकि देखिए जो हम जानते हैं कि हम एक सोशल प्राणी है एक तरीके का। ठीक है, मतलब ह्यूमन जो होते हैं वो सोशल होते हैं। तो सोशल होते हैं तो उनको सोशल होने के लिए क्या चाहिए, एक पुरुष और एक महिला, है ना, तब जाकर एक समाज तैयार होता है। तो उसके आधार पर जो है हम सेक्स रेशियो निकालते हैं और ये प्रशासन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मेल की जो संख्या होती है, याद रखिएगा, वो 1000 से हम कंपेयर करते हैं, और जो फीमेल की संख्या होती है वो हमेशा अनुपात की तरफ दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा कितना रहेगा, 1000 रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हमारा शहरीकरण, अर्बन एरिया 16%। शहरीकरण में, अर्बन एरिया में हमारा 16% होता है। याद रखिएगा जो आपका सरगुजा क्षेत्र है वो शहरीकरण में कितना परसेंट है, ठीक है, 16% है। इसके बाद याद रखिएगा हमारे यहां तहसील की संख्या और विकास खंड की संख्या। ठीक है, तहसील है हमारे पास, याद रखिएगा 8, और विकास खंड है आपका 7। ठीक है, सरगुजा के अंदर तहसील की संख्या है 8 और डेवलपमेंट ब्लॉक की संख्या है 7। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा यहां पर लोकसभा सीट, तो जो लोकसभा सीट है हमारी, ठीक है, इसकी संख्या है 3। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी है, ये सभी के नाम हम देखेंगे क्योंकि तहसील जानना बहुत जरूरी है, सरगुजा में कौन कौन सी तहसील है और कौन कौन सा विकास खंड है। ठीक है, और फिर लोकसभा सीट और आपकी विधानसभा सीट। ठीक है, आपको पता होगा कि टोटल हमारे यहां जो सीट है वो कितने हैं। हाँ, विधानसभा सीट टोटल कितने हैं, 90 है। ठीक है, और लोकसभा सीट कितने हैं, और राज्यसभा सीट 5। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे प्रशासन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रशासन है, हम उसकी इकाई है एक तरीके से, और हमारे यहां से जो है ये पार्लियामेंट की जो सीट होती है वो जीत करके वहां तक जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपका करंट अफेयर आपको अच्छा रखना है। धनखड़ के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, सुना होगा इनके बारे में, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके बारे में सुना होगा, सुना है। ठीक है, और आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हमारी जो भी नीति, जो एक कमीशन है हमारा, नीति कमीशन जैसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको याद रखना है कि जो जो हमारे अभी घटनाएं चल रही है, जिस भी पोस्ट पे कोई अगर मान लीजिए अपना रेजिग्नेशन कर रहा है, ठीक है, रिजाइन कर रहा है एक्चुअल में, तो रिजाइन करने वाले जितने भी लोग हैं उनका नाम आपको याद रखना है और एक तरीके से करंट अफेयर को तैयार रखना है इसमें। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम में सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास अगर हम तहसील की बात करें, प्रशासन में तहसील की बात करें तो कौन कौन से तहसील आते हैं, ठीक है। चलिए पहले एक मैप देखते हैं और मैप में इसको समझते हैं। हमारे यहाँ इसके यहाँ जो विधानसभा सीट है वो है 5, ठीक है, 5 विधानसभा सीट। आगे देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सरगुजा मैप, ठीक है। और इसमें क्या क्या तहसील है, कहां कहां पर है और कौन कौन सी तहसील है और विकास खंड में कौन कौन से है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, जब पेपर बहुत सरल होगा ना तो ये पूछा जाएगा निम्न में से कौन से तहसील को विकास खंड नहीं माना जाता, ठीक है। मतलब देखिए, आपने यहां पर देखा होगा कि जो विकास खंड है उसकी संख्या 7 है और तहसील की संख्या 8 है। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई तहसील है जिसको विकास खंड नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए अभी आगे हम इसको इसलिए इस जगह को छोड़े हुए हैं, अभी हमको प्रशासनिक में और भी चीजों को शामिल करना है, ठीक है। तो यहां पर पहले मैप को समझिएगा, फिर देन हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको इसके प्रशासन स्थिति में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझना होगा कि आपको रूट याद होना चाहिए, रूट, ठीक है। तो कौन कौन से रूट यहां से गुजरते हैं आपको पहले ये ध्यान देना है, और उसके बाद फिर आपको देखना है कि इसके आजू बाजू जो है या इसके आसपास किस किस इस डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है और ये लैंडलॉक्ड है या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो याद रखिएगा कि जो आपका सरगुजा है ये एक प्रकार का लैंडलॉक्ड है, लैंड लॉक्ड या भू आवेष्टित जिला। लैंडलॉक्ड क्या होता है, तो समझिएगा कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो अपने ही बाउंड्री से घिरा हुआ हो, ठीक है, तो लैंडलॉक्ड कहते हैं उसको। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो है इसके चारों तरफ जो है जिले होंगे, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा इसके चारों तरफ जिलों में यह है आपका बलरामपुर, उत्तर की तरफ आपका बलरामपुर आता है, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो कौन सा जिला पड़ेगा, जसपुर पड़ेगा। नीचे जाएंगे तो कोरबा, और इस तरफ आएंगे तो सूरजपुर का क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हम लोग यहां पर देखें तो एक एरिया आपके यहां पर छूटेगा जो आपका होगा रायगढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा 5 जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। सराउंडिंग इसके 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, याद रखिएगा। ऊपर की तरफ बलरामपुर, इस तरफ जो ईस्ट जोन है इसका वो जसपुर का है, ठीक है। नीचे की तरफ जो है याद रखिएगा एक तरफ कोरबा और एक तरफ सूरजपुर भी नीचे में थोड़ा सा आएगा और एक तरफ रायगढ़ आएगा, ठीक है। और उसके बाद इस तरफ जाएंगे तो सूरजपुर से होते हुए, अब यहां पर इसके रूट को पहचानना है, ठीक है। तो अगर आप इसके रूट को पहचानेंगे तो देखिएगा यहां से जो है एक सड़क स्टार्ट होती है और इस तरफ से गुजर जाती है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, मैं थोड़ा सड़क जैसा इसकी आकृति बनाने का प्रयास करता हूं। ये जो सड़क है इसे बोलते हैं NH43, ठीक है। इसका नाम है NH43। सड़क याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा पूरे सड़क आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, टोटल कितने NH है, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने NH नेशनल हाईवे हैं, 20, ध्यान रखिएगा टोटल 20 हाईवे हैं आपके, नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, टोटल। हाँ नहीं अभी 20, ठीक है। बन रहा है या बन गया है उसको हम लोग कहां रखते हैं, प्रस्तावित में रखते हैं, ठीक है। जो अभी एट प्रेजेंट टाइम पे रहेगा उसको याद रखेंगे, ठीक है। और अभी बनने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। बरसात के समय सड़कें नहीं बनती, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो काम होता है ना, जैसे कि कुछ चीजें जो है रुक जाती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो बरसात के समय जो है सड़कें नहीं बनाई जाती, कितनी भी खराब हो जाए, आपने नोटिस किया होगा सड़क रिपेयर किया जाएगा लेकिन बनाया नहीं जाएगा, ठीक है। बस अभी क्या करेंगे, अप्रूवल देंगे कि जो भी सड़क आएगा फंडिंग के लिए अप्रूवल दिया जाएगा, बस वो सारे काम चलते हैं अभी, ठीक है। आपने नोटिस भी किया होगा कि हमारे देश में हर दिन जो है लगभग एक रिकॉर्ड तय किया गया था कि 40 किलोमीटर पर डे सड़क बनाई जाएगी, 40 किलोमीटर की NH बनाई जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो भी बंद कर दी गई है,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 20 नेशनल हाईवे है अभी वर्तमान में है, ठीक है 20, ठीक। उसमें से एक आपने याद कर लिया है NH40 जो है, ये आपका नॉर्थ पार्ट में, छत्तीसगढ़ के नॉर्थ पार्ट में है, याद रखिएगा। और इस नॉर्थ पार्ट में जो है आपको एरिया याद करना है, तो ये कहां से आता है, सूरजपुर से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इसके लोकेशन को पूरा देखेंगे तो एक्चुअल में मनिंदगढ़ से आता है, ध्यान रखिएगा, मनिंदगढ़ से फिर सूरजपुर, बैकुंठपुर आएगा, बैकुंठपुर से फिर आपका सूरजपुर आएगा, और सूरजपुर से जो है आपका ये जो लोकेशन है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग अंबिकापुर। और याद रखिएगा यही मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ठीक है। अंबिकापुर सरगुजा का मुख्यालय है, और लोकेशन देख लीजिएगा कहां पर आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर अंबिकापुर से आगे जाएंगे, याद रखिएगा, तो अंबिकापुर की इस सड़क पर आपको मिलेगा बतौली, उसके बाद मिलेगा सीतापुर, ठीक है। ये सभी तहसील भी है, ध्यान रखिएगा, इसलिए बताता चल रहा हूं, नाम को याद रखिएगा, पहला अंबिकापुर, फिर बतौली, फिर सीतापुर, ठीक है। अब एक रूट आप याद हो गया होगा, NH43 में जो है आपको, अच्छा इसका NH43 जो अभी वर्तमान नाम है, पहले इसका नाम था 78, ठीक है। इसका जो पहला नाम था, याद रखिएगा, पहले नाम था इसका 78, बाद में नाम कर दिया गया है 43, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि NH43 का पहला नाम क्या था, 78 था, वर्तमान नाम क्या है, 43 है, ठीक है। अब इसके साथ याद रखिएगा कि यहां से एक रूट और जाता है, ठीक है, इस क्षेत्र से एक रूट जाता है जो आपका जाता है कहां पर, बलरामपुर की तरफ, ठीक है। अंबिकापुर से बलरामपुर की तरफ एक NH है, याद रखिएगा, और इसका नाम है NH343, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अंबिकापुर से बलरामपुर की तरफ जो है एक रूट जाता है, और वो रूट है आपका NH343, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक रूट और है, और ये रूट है आपका तो देखिएगा यहां से एक रूट और जाता है, और ये रूट है NH130, ठीक है। अंबिकापुर से सिमगा तक जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, अंबिकापुर से सिमगा। देखिए सभी के नाम को अगर आप याद कर लेते हैं तो इसके जिले को बहुत अच्छे से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। पहला क्या है, NH43 मनिंदगढ़ से जसपुर, याद रखिएगा, ठीक है। NH43 कहां से कहां तक, छत्तीसगढ़ में मनिंदगढ़ से जसपुर का नाम, ठीक है। और दूसरा याद रखेंगे NH343 अंबिकापुर से बलरामपुर का नाम, ठीक है। और याद रखेंगे NH130, ठीक है, ये 130 है, अंबिकापुर से आपका जाता है कहां तक, सिमगा तक। सिमगा सभी जानते हैं, बलौदा बाजार वाला सिमगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो रूट आप देखते हैं ना, ये बिलासपुर का जो ये रोड गया हुआ है, रायपुर वाला रोड जो है, ठीक है, ये भी 130 है, यही वही वाला रोड है। तो ये कहां से होकर जाता है, पहले सरगुजा से निकलेगा, सरगुजा से जो है आपका सूरजपुर जाएगा, और सूरजपुर के बाद से थोड़ा सा, सूरजपुर का कौन सा एरिया, तारा, ठीक है, सरगुजा के सूरजपुर के अंदर नहीं जाता, याद रखिएगा। ये इसकी बाउंड्री देखिए, यहाँ पर सूरजपुर का ना बाउंड्री लग जाता है यहीं पर, तो उसके बाउंड्री से टच होता हुआ निकलता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सूरजपुर नहीं जाता, ये सूरजपुर के बाउंड्री से निकलता है, और सूरजपुर के बाउंड्री पर एक जगह है जिसका नाम है तारा, और तारा से होते हुए जो है आपका कोरबा निकल जाता है। कोरबा का जो एरिया है, जिसमें आपका पौड़ी उपरोड़ा का नाम सुना आपने, कटघोरा, पाली से होते हुए रतनपुर आता है, रतनपुर से होते हुए फिर आपका बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर की रोड में जाएगा, और सिमगा तक खत्म हो जाएगा। सिमगा पर, बलौदा बाजार के सिमगा पर जाकर आप देखेंगे कि एक रोड जो है कवर्धा की तरफ आएगा, और कवर्धा से वो रोड उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और NH30 बन जाएगा वो, ठीक है। तो 130 केवल कहां से कहां तक है, आपका अंबिकापुर से सिमगा तक होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब तो देखिएगा इसमें जो है अंबिकापुर रोड पर जो है ना, आपको एक एरिया मिलेगा, इसको बोलते हैं लखनपुर, लखनपुर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका उदयपुर, लखनपुर, उदयपुर, ठीक है। तो ये आपके 5 नाम तो ऐसे ही हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 नाम, ठीक है। अब इसके बाद बाकी बचते हैं उन तहसीलों को, देखिएगा कौन कौन सी, ये सभी तहसील भी है, विकासखंड भी है, याद रखिएगा, यही तहसील भी है और यही विकासखंड भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए बतौली के पास है ना, थोड़ा सा पहले जाएंगे आप, तो ये है आपका मेन पार्ट, मेन पार्ट का क्षेत्र, ठीक है, आपका नेक्स्ट तहसील मेन पार्ट आता है, ठीक है। और इधर जाएंगे, याद रखिएगा, इस तरफ
तो ये है आपका लुंड्रा, इसको बोलते हैं धौरपुर लुंड्रा। ठीक है, धौरपुर लुंड्रा याद रखिएगा। तो नाम याद रखिएगा लुंड्रा का, लुंड्रा। ठीक है, मेन पार्ट। और देखिएगा थोड़ा हम जगह बनाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और किनारे कर देते हैं ताकि हम एक नाम और मैनेज कर पाए इसमें। ठीक है, एक है आपका दरिमा। ठीक है, दरिमा। ठीक है, पॉइंट हुआ। अब टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो याद रखिएगा यही है आपके तहसील। ठीक है, 8 तहसील, जिसमें से दरिमा को याद रखिएगा ये अभी विकासखंड नहीं है। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है। अंबिकापुर पहले नंबर पर, दूसरा आपका बतौली, तीसरा आपका सीतापुर, लुंड्रा, दरिमा, लखनपुर, उदयपुर, मेनपाट, याद रखना है इसको। ठीक है, ये सभी नाम जो है आपके तहसील और विकासखंड है। बस ध्यान रखिएगा दरिमा जो है आपका विकासखंड नहीं है। ठीक है, दरिमा जो है आपका विकासखंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा वापस आते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोग को? तहसील थोड़ा सा दिख गया। अभी हम इसी में पर्यटन को भी ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें याद कर लेंगे ना तो आपको याद रहेगा मेन पार्ट कहां पर है। हाँ, याद आ रहा है, दक्षिण में है, साउथ में है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, कौन सा पहाड़ कहां पर है, कौन सा नदी कहां से निकलता है, ये सब कुछ इसी में होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 20 दिन जो है ना आपको छत्तीसगढ़ को स्कैन करने को मिल रहा है। आप ऐसे छत्तीसगढ़ को स्कैन कर लेंगे कि आपको उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप पता कर पाएंगे, लेकिन याद रहे तब। अगर याद ही नहीं है तो कुछ कोई फायदा नहीं फिर। ठीक है, इसलिए आपकी मेमोरी बहुत मैटर करती है। तो आप, मैं चाहूंगा कि जो ये टाइम है उसमें पूरा दिमाग लेकर आए आप यहाँ पर। ठीक है, मतलब कहीं भी लेकर मत जाइएगा दिमाग को, बस यही रखना है आपको ताकि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को याद कर पाए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। चलिए, तो यहां पर समझिएगा कि हमारे पास जनसंख्या है 10 से 12 लाख। शहरी जनसंख्या आपको दिख रहा है 16% है, यानी कि जो रूरल एरिया होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूरल एरिया ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी अर्बन एरिया कम है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात, तहसील की संख्या 8 है, विकासखंड। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हमारा लोकसभा सीट हम गलत कर गए थे, ये 3 होगा। विधानसभा सीट 3 है। ठीक है, और लोकसभा सीट 1 है आपका। ठीक है, लोकसभा सीट 1 है क्योंकि 11 की संख्या पर हमारे पास लोकसभा सीट है, तो 3 अगर इसी को दे देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा लोकसभा सीट जो है हमारे पास वो 1 है, विधानसभा सीट आपकी कितनी है? 3 है। ठीक है, अब देखिए ये नाम तो आपको क्लियर हो गया होगा, तहसील कितने, विकासखंड कितने हैं। ठीक है, लोकसभा सीट याद रख लीजिएगा, सरगुजा लोकसभा सीट बनती है हमारे पास। लोकसभा सीट क्या है? सरगुजा का है। ठीक है, तो अंबिकापुर क्षेत्र जो है आपका लोकसभा सीट होता है। और याद रखिएगा हमारा जो विधानसभा सीट है वो होता है आपका अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर। ठीक है, अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर जो है आपका विधानसभा सीट है। ठीक है, तो यहां से आपको पता होगा कि लुंड्रा और सीतापुर जो है ना ये एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो स्टार है इसका मतलब होगा ये रिजर्व है एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से कौन सा सीट, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है या फिर एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अंबिकापुर जो है आपका जनरल कैटेगरी से है, वहां पर आपको पता होगा टीएस सीधे खड़े होते हैं वहां से, और इस बार हार गए, है ना, इस बार हार गए हैं। और आपको पता होगा कितने सीट से हारे हैं? सबसे कम सीट। ठीक है, मतलब इसका जो रेंज है आपको बता दूं, राजेश अग्रवाल वहां से जीते हैं। ठीक है, नाम है राजेश अग्रवाल, लखनपुर क्षेत्र से जीते हैं। लेकिन अंबिकापुर से जो जो हारे हैं याद रखिएगा 97, पहली बार जब काउंट हुआ ना तो 97 का डिफरेंस आया, केवल 97। ठीक है, हमको लग रहा होगा 97 तो बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में जब 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार वोट मिलते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपके 97 बहुत छोटी राशि होती है, बहुत छोटा एक शब्द है ना। तो ऐसे में याद रखिएगा दूसरी बार जब कैलकुलेट हुआ तो 54 सीट आया। ठीक है, तो डिफरेंस कितना था? केवल 54 सीट का, 54 सीट का। ठीक है, और उस सीट से हारे हैं, याद रखिएगा। मतलब हारने की स्थिति में आप इसको महसूस कर सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बस पसंद नहीं करते थे, वो डिफरेंस आया है। ठीक है, तो वो 54 जो सीट है वो डिफरेंस आता है यहाँ पर अंबिकापुर के क्षेत्र से। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ आपका विधानसभा सीट। देखिएगा इसके बाद अगर हम लोग सीमावर्ती जिले की बात करते हैं तो मुझे बताइए जल्दी से कौन कौन सा जिला इसके चारों तरफ है? बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर।
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला किसको टच करता है नहीं करता है। अभी आपके जो सीक्वेंस आया था आपने नोटिस किया होगा, कोरिया, कोरबा, धमतरी, रायपुर को जमाइए, है ना, एक उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाइए। आबकारी आरक्षण में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन का लेवल ये भी होता है कि निम्न में से, देखिए इसको आपको याद भी रखना होगा कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा जिलों को टच करते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है या सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री शेयर करता है? ठीक, किसी को आइडिया है? कोरबा। ठीक है, कोरबा जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, 9 बाउंड्री शेयर करता है, याद रखिएगा 9। ठीक है, तो कोरबा जो है सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता है। रायपुर हमारा कैपिटल कितने बाउंड्री को टच करता है? यही तो दो बातें याद रखना होता है, सबसे ज्यादा वाले को, मतलब रायपुर को। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है कि रायपुर जो है 6 बाउंड्री को टच करता है, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। तो दो चीज को तो याद करना पड़ेगा, कम वाली स्थिति तो है नहीं यहां पर। ठीक है, क्योंकि कम वाले में तो एक से अधिक होंगे, अधिक वाले में सिर्फ एक ही कोरबा है, तो कोरबा को ध्यान रखिएगा कि कोरबा ऐसा करता है। तो जनरली क्या होगा कि क्वेश्चन का तरीका तभी आप डील कर पाएंगे जब उसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसे कहते हैं सीमावर्ती जिले। इसके बाद आता है हमारा जिला कोड। तो क्या है इसका जिला कोड? CG 15। ठीक है, यहाँ का जिला कोड है, याद रखिएगा। अपने आगे चलते हुए गाड़ियों को चेक कर सकते हैं आप लोग, गाड़ी को देख के पता चलता है कहाँ की गाड़ी है। ठीक है, और अब जो श्योर होगा, याद रखिएगा कि गाड़ी जहां की है वहीं का जिला कोड लगेगा, अब चेंज नहीं हो सकता। पहले आप गाड़ी कहीं से भी खरीद लेते थे, ठीक है, झारखंड के लिए गाड़ी खरीद के ले आते हैं ना, क्या डिफरेंस क्या होता है, क्यों झारखंड से खरीदते हैं? वहां पर जीएसटी का जो वैल्यू है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में मार्केट प्राइस से जो है वहां पर आपको 20,000 रुपए से लेकर 50,000 तक जो है कम में गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, तो लोग झारखंड से उठा के लाते हैं गाड़ी। ठीक है, लेकिन उनको नुकसान बाद में होता है, यहाँ का आरटीओ पास करना पड़ता है। और आरटीओ पास अब क्या हुआ है, IND लगेगा। ठीक है, यानी इंडिया का जो लगेगा। ठीक है, तो इंडिया का लगेगा, तो अब कॉमन कर दिया जाएगा कि जहां पर एक गाड़ी जितने की बिक रही है दूसरी गाड़ी भी वहीं पर बिकेगी, यानी उतने की बिकेगी। तो अब स्थिति ये रहेगी कि जहां की आपकी गाड़ी होगी वहीं आपका एड्रेस प्रूवल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अभी सिस्टमेटिक किया गया है। आपको पता होगा सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कितना चालान लगता है उसमें, 5,000 रुपए चालान है। ठीक है, यानी पहली बार वाले में तो आपको 1,000 रुपए पड़ेगा, लेकिन लगातार अगर आपको 3 से 4 बार पकड़ लिया गया और बार बार आप उसी नंबर प्लेट के साथ चल रहे हैं जो पुराने नंबर प्लेट है, 2019 की गाड़ी जितनी भी होगी, याद रखिएगा 2019 के पहले की गाड़ी है उनमें नंबर प्लेट चेंज करना जरूरी है। 2019 के बाद वाली गाड़ियों में नंबर प्लेट चेंज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो चेंज ही हो गया था वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाद चालान कट रहा है। ठीक है, नंबर प्लेट चेंज करना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा हम पहुंच गए जिला कोर्ट के पास। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा प्रशासनिक स्थिति के अंतर्गत जो है आपको इतना याद रखना है। और लास्ट एक बिंदु याद रखिएगा, यहां पर लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता या लिटरेसी रेट 68% जो है सरगुजा क्षेत्र में आता है। ठीक है, लिटरेसी रेट यहां का। चलिए, तो आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा, आपने प्रशासनिक पृष्ठभूमि देखा, इसके बाद बात करेंगे भौगोलिक पृष्ठभूमि की। ठीक है, भौगोलिक आधार पर जो है आपको याद रखना है। तो देखिएगा चले आगे। भौगोलिक पृष्ठभूमि या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझिएगा कि ये जो क्षेत्र है आपका सरगुजा, ये यहां की जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं या संरचनाएं हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो यहां का है, याद रखिएगा वो है गोंडवाना का। गोंडवाना चट्टाने पाई जाती हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर गोंडवाना चट्टाने पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिए गोंडवाना चट्टाने जो होती हैं, ठीक है, ये मुख्य तौर पर जो है किस प्रकार के मिनरल्स को बताती हैं या किस मिनरल्स का ज्यादा उत्पादन होता है यहां पर, तो कोयले का। ठीक है, तो मिनरल्स के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, या फिर खनिज, यहां पर दो प्रकार खनिज ज्यादा मिलते हैं, एक आपका कोयला, दूसरा आपका बॉक्साइट। ठीक है, कोयला और बॉक्साइट याद रखिएगा, यहां पर कोल और बॉक्साइट जो है मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा अगर कोयले और बॉक्साइट के एरिया को देखें आप, तो याद रखिएगा इनमें, इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर कुछ नाम लिख सकते हैं कहां कहां पर यह मिलता है। कोयला को याद रखिएगा लखनपुर, सेडू,
पांच बहिनी, ठीक है, लखनपुर, सेढ़ू और पांच बहिनी, जगह का नाम याद रखिएगा, पांच बहिनी, ठीक है। और एक नाम याद रखिएगा, सीतापुर और बिरजूपाली, सीतापुर और बिरजूपाली, ठीक है। और वही अगर हम बात करें बॉक्साइट की, तो हमारे यहाँ बॉक्साइट जो है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा मेन पार्ट में, डांड केसरी, परपटिया, ठीक है, मेन पार्ट डांड केसरी परपटिया क्षेत्र, यहां पर जो है आपका बॉक्साइट मिलता है। और एक नाम याद रखिएगा सात पहाड़ी, सात पहाड़ी एरिया, ठीक है, सात पहाड़ी। तो मेन पार्ट डांड केसरी परपटिया सात पहाड़ी क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र जो आते हैं किसमें आते हैं, बॉक्साइट वाले क्षेत्र में। और उसके बाद आपका खनिज में कोयला याद रखिएगा, ठीक है। तो दो खनिज हमारे यहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा जो है यहाँ की जो मुख्य नदी है, ठीक है, चट्टान तो समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, यहां देखिएगा भौगोलिक संरचना की, ठीक है। भौगोलिक संरचना क्या होता है, तो याद रखिएगा यहां पर जो भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, तो किस प्रकार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है इसमें, तो याद रखिएगा एक है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि ये सरगुजा जिला जो है ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर में आता है, एक पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है, प्लेट्यू एरिया में आता है, और दूसरा पाट एरिया में आता है, ठीक है। तो आपको बता दूं, जो बघेलखंड का पठार है, पठारी क्षेत्र है, जनरली पठार क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, तो प्लेन्स एरिया से थोड़ा ऊपर होगा और ऊपर का हिस्सा जो है समतल नहीं होगा, ठीक है, प्लेन नहीं होगा, याद रखिएगा, इसको पठार बोलते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था पठार की सामान्य ऊंचाई क्या होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा 0 से लेकर 700 मीटर तक किसकी हाइट होती है, याद रखिएगा पठार जो होते हैं वो 0 से 700 मीटर के होते हैं, ठीक है। और पाट जो होता है याद रखिएगा वो 700 से 1200 तक का होता है, ठीक है, इसलिए पाट ज्यादा ऊंचा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और पठार के ऊपर ही पाट पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पाट होगा वो कैसा होगा, ये ऊपर का हिस्सा जो है बराबर होगा, याद रखिएगा, इसलिए इसको पाट बोलते हैं। और पठार जो होता है ये समतल नहीं होता है, ठीक है, मतलब बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ऐसे में इसकी जो हाइट होती है वो 700 से अधिक होती है, बस इतना ध्यान रखिएगा, 700 से अधिक, इसको पाट बोला जाता है, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, समझिएगा, कि जिसके अंतर्गत जो है आपका सरगुजा बिखरा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे मैप में, तो आपको बता दूं, अगर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा बस यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां से लेकर ये जो हिस्सा दिख रहा है, मतलब ये जो ऐसा हिस्सा दिख रहा है आपको, ऐसा करके, और इधर मेन पार्ट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करके डिजाइन बनाकर इसको ऐसा अलग कर दें, तो ये हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है, ठीक है। एक लकीर में बनाई देता हूं, देखिएगा, ये जो एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसको बोलते हैं सामरी पाट प्रदेश, ठीक है। तो ये पाट प्रदेश में आता है, ध्यान रखिएगा, लुंड्रा जो है आपके पाट प्रदेश में आता है, मेन पाट नाम ही पाट है, ठीक है, तो ये भी पाट प्रदेश में आता है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपको बॉक्साइट मिलेंगे, इधर आपको कोयला मिलेगा, याद रखिएगा, इसलिए दो अलग अलग जगह पर बटा हुआ है, इधर आपको ज्यादातर बॉक्साइट मिलेगा, इधर बीच में आपको कोयला मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जमीन जो है गोंडवाना, ठीक है, यहां पर पूरा गोंडवाना चट्टाने, गोंडवाना रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। इधर जाएंगे तो याद रखिएगा थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, तो दक्कन ट्रैप मिलेगा, इस तरफ दक्कन ट्रैप है, ठीक है, और इस तरफ गोंडवाना है, ठीक है। तो ऐसे में जो है हमारे यहाँ जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका वो दो भाग में बटा हुआ है। सरगुजा ही एकमात्र जिला है, याद रखिएगा, जो एक स्ट्रक्चर में बटा हुआ होता है, बल्कि बलरामपुर का कुछ हिस्सा, बलरामपुर में भी थोड़ा हिस्सा आता है, जसपुर पूरी तरीके से जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आता है, ठीक है। और इधर कोरिया, इधर मनेन्द्रगढ़, ये पूरा का पूरा पूर्वी बघेलखंड का पठार में आता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद जो है भौगोलिक स्थिति में इतना याद रखिएगा, और इसके बाद जो है यहाँ मुख्य मिट्टी क्या मिलती है या सॉइल क्या होती है, तो याद रखिएगा यहां पर जो है लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें जो है यहां पर मुख्य फसल क्या है, तो याद रखिएगा पैडी क्रॉप, पैडी क्रॉप या धान जो है मुख्य फसल है यहाँ का, ठीक है। यहाँ का कल्टीवेशन याद रखेंगे, धान यहाँ पर मुख्य खेती होती है, धान का फसल मुख्य है यहाँ पर,
ठीक है, सरगुजा के क्षेत्र में धान लगाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा फिर छोटे छोटे फसल आते हैं, याद रखिएगा, जैसे दाल दलहन वाले जो फसल होते हैं, ठीक है, तिलहन फसल होते हैं, लेकिन मेन फसल क्या होगा, धान ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, अगर हम यहाँ की नदी की बात करें, ठीक है, तो यहां पर दो महत्वपूर्ण नदी है, एक है आपका रिहंद नदी और दूसरा है आपका मांड नदी। रिहंद रिवर, रिहंद, और दूसरा मांड। ठीक है, तो रिहंद जो नदी है इसको याद रखेंगे कि रिहंद नदी जो है कहां से निकलती है, ठीक है, और दूसरा मांड नदी, उसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पर ये कोरबा है, कोरबा से याद रखिएगा यहां पर से जो है ना, इधर रायगढ़ तक, ये पूरा का पूरा एक पहाड़ फैला हुआ है, याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा एक पहाड़ है। ठीक है, इसको बोलते हैं छुरी, इसको बोलते हैं मतिरिंगा। ठीक है, छुरी, मतिरिंगा, उदयपुर की पहाड़ी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, छुरी कहां पड़ता है, कोरबा में, मतिरिंगा कहां, सरगुजा में, उदयपुर कहां, रायगढ़ में। ठीक है, ये वह उदयपुर है, याद रखिएगा, अभी आप जो संभाग वो पढ़े थे, रियासत। ठीक है, तो यही आपका धर्मजयगढ़ साइड जो है ऐसा फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, छुरी मतिरिंगा या छुरी उदयपुर की पहाड़ी, तो जब भी आपसे बोला जाएगा कि छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, तो ये हो जाएगा सरगुजा की तरफ। ठीक है, कोरबा सरगुजा। और अगर आपसे पूछा जाएगा छुरी उदयपुर की पहाड़ी, तो कोरबा से रायगढ़ की तरफ। ठीक है, तो जब भी देखिए कभी भी साथ में नहीं पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं बोलेंगे छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, ऐसा नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी या छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, तो छुरी जो है ना, ये इसका वेस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसका वेस्ट पॉइंट है, और ये इसका ईस्ट पॉइंट है, याद रखिएगा, और ये इसका नॉर्थ पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक पहाड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूरा एक पहाड़ नहीं है, ये अलग अलग पहाड़ी है जो चिपके हुए हैं। ठीक है, मतलब इसको सरगुजा के क्षेत्र में मतिरिंगा कहेंगे, कोरबा में इसका अलग जो हिस्सा है उसको छुरी कहेंगे, और रायगढ़ में जो हिस्सा इसका है उसको उदयपुर कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है मतिरिंगा से, और निकलकर सूरजपुर चली जाती है। ठीक है, और यह है रिहंद नदी, याद रखिएगा। अब इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि रिहंद नदी के किनारे, ठीक है, इसी रिहंद नदी के किनारे याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे आपका एक जगह है, याद रखिएगा, महेशपुर। ठीक है, महेशपुर, और ये आर्कियोलॉजिस्ट एरिया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं पुरातात्विक क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा महेशपुर जो है पुरातात्विक स्थल। यहां पर आपको बौद्ध मूर्तियां, ठीक है, पुराने समय की प्राचीन बौद्ध मूर्तियां जो है, विष्णु जी की मूर्ति जो है आपको देखने को मिलेगी, जो भग्नाशीष हो चुके हैं, टूट चुके हैं। ठीक है, तो टूटे हुए जो मूर्तियां हैं उसका नाम याद रखिए। देखिए जितने भी प्लेस है ना, खासकर मैंने बताया है कि जो हमारे प्राचीन आर्कियोलॉजिस्ट, एंशियंट जो आर्कियोलॉजिस्ट एरिया होंगे, उनका नाम याद रखना है। डीपाडी हो गया, महेशपुर हो गया, है ना, इनका नाम याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि नदी के किनारे अगर कोई जगह है, नदी के किनारे स्पेशली, तो उसको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो नदी का फोकस याद रखिएगा, नदी के लिए याद रखिएगा, और दूसरा याद रखना है कि नदी का जो क्षेत्र है वो कहां से कहां तक जाता है। ठीक है, कहां से निकलता है, मतिरिंगा से, और कहां से होते हुए जाता है, तो याद रखिएगा लखनपुर के पास से होते हुए जो है आपका रिहंद नदी सूरजपुर जाती है, और सूरजपुर से यूपी की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे तो उसका लकीर हम आगे बनाएंगे, लेकिन सरगुजा को पहले याद रखिएगा। ठीक है, तो रिहंद नदी का नाम याद रखिएगा, और मतिरिंगा का नाम याद रखिएगा, जिस पहाड़ से ये निकलता है। ठीक है, इसकी लंबाई आपको पता कितनी है, 145 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, रिहंद नदी की जो लंबाई है 145 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, याद रखिएगा। ठीक है, कंप्लीट कंप्लीट। ठीक है, मतलब पूरी नदी की लंबाई आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जिले टू जिला, अगर जिला नदी को बांटेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कंप्लीट जो रिवर है उसकी पूरी लेंथ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 145 किलोमीटर की, और इसको ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ पार्ट की सबसे लंबी नदी है, छत्तीसगढ़ के नॉर्थ हिस्से की सबसे लंबी नदी आपकी रिहंद नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदियों में उत्तर की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो रिहंद नदी है। 145 किलोमीटर की अन्य नदी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो नदी है
वो आती है कौन सी? तो ये देखिए, ये मेन पार्ट है, ठीक है। तो मेन पार्ट के इस सेक्शन से याद रखिएगा, ये वाले सेक्शन से, ये मेन पार्ट का एरिया है। यहां से एक नदी निकलती है और यहां से निकलकर इस तरीके से बह जाती है, ठीक है। तो ये नीचे निकल जाती है, याद रखिएगा, इसलिए सरगुजा में ज्यादा नहीं बहती है। यहां से निकल गई और यहां से नीचे बह गई, ठीक है। इसे बोलते हैं मांड नदी, ठीक है। मेन पार्ट से निकलती है और इससे एक वाटरफॉल बनता है, आपको जानकारी होगा, और इसका नाम है सरभंजा, ठीक है। तो नाम मत भूलिएगा, सरभंजा वाटरफॉल इसी नदी पर बनती है, ठीक है, सरभंजा। सरभंजा जलप्रपात या वाटरफॉल जो है सरभंजा, ध्यान रखिएगा, मांड नदी पर बनता है, ठीक है, आपके सरगुजा क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भौगोलिक परिदृश्य में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब देखिए, बात करते हैं तो हमने जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा, ठीक है, उसके बाद हमने देखा प्रशासनिक देख लिया, इसके बाद भौगोलिक देख लिया, जनजाति की लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिएगा यहां पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां ट्राइब्स या जो ट्राइबल्स एरिया है उनमें मुख्य तौर पर याद रखिएगा खैरवार, कोरकू, पारधी, उरांव, खड़िया, ये सभी जनजातियां पाई जाती हैं सरगुजा के क्षेत्र में, ठीक है। खैरवार, पारधी, कोरकू, खड़िया, उरांव, याद रखिएगा। उरांव कौन सी भाषा बोलते हैं? कुरुक भाषा, ठीक है, कुरुक बोली है एक्चुअल में, याद रखिएगा। तो कुरुक बोली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। उरांव की बोली पूछी जाती है, ठीक है, द्रविड़ भाषा की बोली है, याद रखिएगा, द्रविड़ परिवार की भाषा की बोली है कुरुक, तो ध्यान रखिएगा, कुरुक शब्द को याद रखिएगा, ठीक है, कि कुरुक जो है ये बोला जाता है किसके द्वारा? उरांव के द्वारा, ठीक है। तो खैरवार का काम आपको याद रखना है थोड़ा सा। खैरवार का काम क्या है? अभी बताया था मैंने, हाँ, कत्था निकालना इनका काम है, ध्यान रखिएगा। ये कर्म करते हैं कत्था निकालने का। किस वृक्ष से निकालते हैं? कत्था सभी जानते हैं, कत्था क्या होता है? पान खाने वाला जो मुंह लाल हो जाता है ना, तो याद रखिएगा ये एक वृक्ष से निकाला जाता है। एक पेड़ होता है जिसकी छाल को, जो लेयर होता है उसका, कार्क वाला जो एरिया, उसके बाहर का जो एक लेयर होता है, ठीक है, तो उस लेयर को फुला कर रखते हैं रात भर, जैसे आप जनरली, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर उसको पीसा जाता है, फिर वो कत्था के तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो वृक्ष का नाम है खैर वृक्ष, ठीक है। जो ट्री है उसका नाम क्या है? खैर वृक्ष है। और याद रखिएगा, पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक ही जगह होता है ये, ठीक है, और कहीं पर नहीं होता, सरगुजा में। और इसीलिए एक कंपनी स्थापित, याद रखिएगा, सरगुजा वुड कंपनी, ठीक है, सरगुजा वुड कंपनी एकमात्र कंपनी जो कत्था निकालने का काम करती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, सरगुजा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में क्या देगा? सरगुजा देगा, सरगुजा वुड कंपनी, अंबिकापुर वुड कंपनी, ठीक है। तो अंबिकापुर वुड कंपनी नहीं है, सरगुजा वुड कंपनी है, याद रखिएगा। लोग अंबिकापुर वुड कंपनी को टिक मार देते हैं, तो ऐसे गड़बड़ तब होता है जब हम पढ़े तो है कि हाँ यहीं पर है, बट किस नाम से वो नहीं पता है, तब गड़बड़ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, खैरवार का काम है ये, ठीक है, उसको याद रखिएगा। हालांकि जनजाति में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे जाकर टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बताइए, इसमें जो आपने पढ़ा उसमें कोई डाउट है अभी तक? अभी तक हम पर्यटन तक नहीं पहुंचे हैं, जो पढ़ा आपने उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास आर्थिक स्थिति को समझते हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति में समझिएगा कि यहां पर कितना डेवलप हुआ है एरिया, ये आर्थिक स्थिति को बताता है, इकोनॉमिकल पोजीशन को बताता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि इन क्षेत्रों में ये आपका अंबिकापुर क्षेत्र है, ठीक है, और अंबिकापुर के पास याद रखिएगा यहां पर है आपका आईडीसी, इसे बोलते हैं गंगापुर खुर्द, याद रखिएगा, ठीक है। गंगापुर खुर्द यहाँ का आईडीसी है, याद रखिएगा। आईडीसी क्या होता है, याद रखिएगा। तो इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
ठीक है, सेंटर। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एरिया को चुनती है, सेलेक्ट करती है और उस जगह को डेवलप करने का प्लान करती है और वहीं पर आईडीसी लगाती है। और आईडीसी जो है वहां के इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, वहां पर बड़ा से बड़ा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो काम होता है। ठीक है, उसको कहते हैं आईडीसी और आपको याद रखना है हर जगह के आईडीसी को। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पर जो है ना अंबिकापुर में आईडीसी बनाया गया गंगापुर खुर्द को और यहीं पर है आपका बायोटेक पार्क। अंबिकापुर में याद देखिएगा बायोटेक पार्क है। ठीक है, हमारे यहाँ वैसे ही बहुत कम बायोटेक पार्क है। याद देखिएगा बायोटेक पार्क क्या करते हैं आपको पता होगा। बायोटेक पार्क का काम क्या है बताइए। बायोटेक पार्क, कोई पार्क आपका लग रहा है जैसे कि ऊर्जा पार्क का काम क्या है बताइए। बिलासपुर में ऊर्जा पार्क है ना, एनर्जी पार्क आपने सुना होगा बिलासपुर में है। तो बताइए उसका काम क्या है, क्यों बनाते हैं पार्क, घूमने के लिए? कभी नहीं, पार्क घूमने के लिए नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, बाग बगीचा थोड़ी है वो। ठीक है, वो एक्चुअल में है आपके नॉलेज के लिए प्लस, लेकिन बायोटेक पार्क ना नॉलेज से कहीं ऊपर है। वहां पर जाएंगे आप तो वहां पर कचरे को डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, खाद बनाया जा रहा है। तो वैसे ही आपको ये जानना होगा कि बायोटेक पार्क बेसिकली वहां पर डिकम्पोज करने का काम हो रहा है। जितने भी कचरे पूरे अंबिकापुर से, देखिए ये कचरा वाला सिस्टम कहां से चालू हुआ है आपको पता होगा, अंबिकापुर से स्टार्ट हुआ है। जो आपके यहाँ आज सुबह सुबह कचरा उठाने वाले गाड़ियां आती है ना, इसकी शुरुआत अंबिकापुर से हुई है और इससे पहले इसकी शुरुआत एमपी में हुई थी। ठीक है, और उसी को इंप्लीमेंट किया गया आपके अंबिकापुर में। ठीक है, और ये कलेक्टर जो है एक रीचा सेन करके नाम था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए उनको जो है पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था कि छत्तीसगढ़ में जो है सबसे पहली बार अंबिकापुर में, आप नोटिस करेंगे अंबिकापुर को ही तो स्वच्छ शहर क्यों बोला जाता है हमेशा। इसका कारण है कि वो काफी लंबा समय से ये काम कर रहा था। बिलासपुर जो है ना 106 नंबर पे आता था पहले, कचरे के भरमार में जो है 106 नंबर पे आता था। यहाँ के महापौर जो है इसको भी अच्छा करने का प्रयास करते थे कि बधाई हो आप लोग 106 नंबर पे आए हैं। ठीक है, ऐसा। तो महापौर को फिर उसके बाद दोबारा महापौर नहीं बन पाए। उसके बाद से उनका, आपने नोटिस किया होगा, उन महापौरों के बारे में कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसका कारण है कि जब आप उस जगह को डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसको साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं। आपने सुना होगा 2006 में बिलासपुर की स्थिति कैसी थी। ठीक है, कचरे की स्थिति कैसी थी यहाँ पर। तो जनरली जो है ना पूरा कचरा घर के बाहर ही एक बड़ा सा एक शेल्टर दे दिया जाता था, वहीं पर डालो जितना कचरा है, और घर के पास वहीं पर बारिश हो रहा है, वहीं पर सब कुछ हो रहा है और वो सड़ रहा है वहीं पर, बदबू। यानी बिलासपुर में काफी बीमारियां जो है ना इस प्रकार से कचरे से होने लगी थी। ठीक है, तो स्थिति ये थी, याद रखिएगा कि बायोटेक पार्क जो है आपका अंबिकापुर में पहले लगाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा अंबिकापुर में ऑक्सीजन पार्क ये बनाया गया है आपके। ठीक है, ऑक्सीजन पार्क याद रखिएगा, तो अंबिकापुर में ही आपको ऑक्सीजन पार्क मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा अंबिकापुर से जैसे ही आप निकलेंगे ऑक्सीजन पार्क के लिए, तो यहीं पर एक मंदिर है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है महामाया मंदिर। देखिए जनरली महामाया मंदिर जो है ना रतनपुर का बहुत फेमस है। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा किनारे कर दें, याद रखिएगा, तो कुछ क्षेत्रों के महामाया मंदिर को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पता होगा, मैंने बताया अंबिकापुर को नाम देने वाले अंबिका चरण जो शरण सिंहदेव थे। ठीक है, उन्हीं ने जो है महामाया मंदिर बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा महामाया मंदिर जो है अंबिकापुर का फेमस मंदिर है। ठीक है, मेरे जन्म से पहले ही बनाया गया था ये। ठीक है, तो मुझे मेरी जो याददाश्त है उससे मुझे याद आता है कि मेरा मुंडन यही हुआ था। ठीक है, तो ये समझिए कि कितना मतलब एक तरीके से लोग मंदिर के प्रति जो है कितना आस्था रखते हैं। ठीक है, लोग मुंडन कराने बच्चों का मंदिर के पास जाते हैं। ठीक है, तो वो स्थिति समझिएगा। बस एक्चुअल में आपके मेमोरी के लिए मैंने ये बताया है कि आप याद रखिए कि महामाया मंदिर जो है सबसे फेमस है आपका रतनपुर का। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको 3 महामाया मंदिर को याद रखना है। पहला महामाया मंदिर याद रखिएगा अंबिकापुर का, दूसरा आपको याद रखना है एमसीबी का। ठीक है, पोड़ी वाला पढ़ेंगे, याद रखिए महामाया मंदिर, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 महामाया मंदिर, एक रतनपुर, एक आपका अंबिकापुर और तीसरा पोड़ी का। ठीक है, एमसीबी यानी मनेन्द्रगढ़ वाला महामाया मंदिर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा आज का जो टॉपिक है अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, कुछ पर्यटन क्षेत्र बचे हुए, पर्यटन क्षेत्र डिस्कस करूंगा, जैसे मेन पार्ट हो गया आपका। ठीक है, और कल्चा बधाई हो गया। ठीक है, कुछ क्षेत्र हैं वो कल डिस्कस करेंगे और कल एक नया जिला भी स्टार्ट करेंगे आपका सूरजपुर या जसपुर जो है, इसके बाद स्टार्ट करूंगा उस पर। ठीक है, बताइए यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? हालांकि हमने